बर्बादी का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट ना खुद ही होता है। सुनने में ये बात बहुत कड़वी लगती है, लेकिन हाँ, कड़वी तो है, पर काफी हद तक सच भी है। राइट। तो क्या कभी इस बात पे गौर किया गया है कि क्यों अक्सर सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर कुछ लोग खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा देते हैं? मतलब जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है तो वहां एक तरह की सटीकता की उम्मीद रहती है। बिल्कुल, वहां तो सीधा विज्ञान काम करता है। जैसे जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की बांह टूट गई है, तो एक्सरे मशीन से वो टूटी हुई हड्डी की एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद लकीर साफ दिख जाती है ना। डॉक्टर बस उस और इशारा करके समस्या बता देता है। ये स्पष्टता एक तरह का सुकून देती है कि चलो समस्या तो पहचानी गई। सही कहा। बीमारी पता चल जाए तो इलाज आसान लगता है। एकदम। लेकिन जब इंसान अपनी असल जिंदगी की विफलताओं जैसे करियर के उतार चढ़ाव या टूटते रिश्तों के मैदान में कदम रखता है, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। नाकामियों का कारण ढूंढते समय तस्वीर हमेशा धुंधली होती है। हम बाहरी दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन समस्या कहीं और ही पनप रही होती है। और इस किस्मत के धुंधलेपन के पीछे का जो मनोविज्ञान है वो बहुत ही गहरा है। मतलब इंसान अक्सर इस बात को स्वीकार करने से कतराता है कि उसकी सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि वो खुद है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन इसी धुंधलेपन को साफ करना है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो रॉबर्ट ग्रीन की बहुत ही मशहूर किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के अध्याय 8 पर आधारित एक बहुत विस्तृत 60 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट है। और ये अध्याय है आत्मविनाश का कानून, या जिसे द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। आज हम उस मानसिक चश्मे को उतार फेंकेंगे जिसने किस्मत को धुंधला कर रखा है। इस विषय की शुरुआत में ही ना स्रोत एक बहुत बुनियादी भ्रम को तोड़ता है। अक्सर ये माना जाता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है या आसपास के लोग जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही आम सोच है। बिल्कुल। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन के विश्लेषण के अनुसार इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन उसके बाहर नहीं है, वो उसके भीतर ही बैठा है। उसका अपना नजरिया ही उसकी वास्तविकता को आकार देता है। नजरिए या एटीट्यूड की इस बात को समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी आधुनिक एनालॉजी आ रही है। हम सब स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो हम इस नजरिए की तुलना एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम से कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि किसी फोन के बेस ओएस में ही कोई बड़ा बग या वायरस आ गया है। तो फिर तो फोन ठीक से काम करेगा ही नहीं। वही तो। अब उस फोन में चाहे कितने भी बेहतरीन या महंगे ऐप्स डाउनलोड कर लिए जाए, चाहे वो नए रिश्ते का ऐप हो या नई नौकरी का ऐप हो, जब भी उन ऐप्स को खोला जाएगा फोन क्रैश ही होगा। बहुत सही उदाहरण है ये। क्योंकि खराबी उन नए अवसरों या ऐप्स में नहीं है, खराबी उस सिस्टम में है जो उन ऐप्स को चला रहा है। मैं सही कह रही हूँ ना? एकदम सही कह रही हैं। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि मनोविज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये जो बग्स हैं, ये रातों रात हमारे दिमाग में इंस्टॉल नहीं होते। तो फिर ये आते कहाँ से हैं? ये बचपन की कंडीशनिंग, पुराने आघातों और नकारात्मक अनुभवों से हमारे दिमाग में बस जाते हैं। स्रोत में इसे स्वसिद्ध भविष्यवाणी या सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा गया है। अच्छा, मतलब हम खुद ही अपनी भविष्यवाणियां सच कर देते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है। इसके पीछे ना बाकायदा न्यूरोसाइंस काम करती है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस कहते हैं। आरएएस? जी। इंसानी दिमाग हर सेकंड करोड़ों सूचनाएं प्रोसेस करता है, लेकिन हमारी चेतना तक सिर्फ वही सूचनाएं पहुंचती हैं जिन्हें हमारा आरएएस फिल्टर करके अंदर आने देता है। और मजे की बात यह है कि ये फिल्टर पूरी तरह से हमारे एटीट्यूड पर सेट होता है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंसान का नजरिया नकारात्मक या कंस्ट्रिक्टेड है, तो उसका दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों को फिल्टर करेगा जो उस नकारात्मकता को सही साबित करती हो। बिल्कुल सटीक। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ये मानता है कि दुनिया सिर्फ धोखेबाजों से भरी है, तो क्या उसका दिमाग सिर्फ धोखे के संकेतों को ही हाईलाइट करेगा और बाकी सारी अच्छाइयों को अनदेखा कर देगा? ये बिल्कुल ऐसे काम करता है। रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि कंस्ट्रिक्टेड एटीट्यूड वाला व्यक्ति दुनिया को हमेशा एक खतरे के रूप में देखता है। उसका ये डर उसे लगातार एक डिफेंसिव मोड में रखता है। हाँ, वो हमेशा चौकन्ना रहेगा। बिल्कुल। जब कोई इंसान हमेशा शक करता है या हर बात में कमियां निकालता है ना, तो उसका ये व्यवहार आसपास के लोगों को बहुत असहज कर देता है। वे लोग उससे धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। और फिर वो इंसान सोचता होगा कि देखा, मुझे तो पता ही था कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। एकदम वही।
उसने खुद अपने व्यवहार से उस डर को सच साबित कर दिया। इसके उलट जो एक्सपेंसिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, यानी जिनका नजरिया सकारात्मक और व्यापक होता है, वे दुनिया को शक की नजर से नहीं देखते। वे इसे शायद अवसरों की तरह देखते हैं। हाँ, वे संभावनाओं और सीखने के अवसरों पर फोकस करते हैं। वो खुलापन और विश्वास ना एक चुंबक की तरह काम करता है, जो अच्छे लोग और अवसरों को अपनी ओर खींचता है। ये कोई जादू नहीं है, ये विशुद्ध कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। ये सच में बहुत ही दिलचस्प है कि जैसे हमारा दिमाग हमारे ही विश्वासों को सच साबित करने के लिए सबूत गढ़ने लगता है। लेकिन थ्योरी सुनने में तो अच्छी लगती है, असल जिंदगी की जटिलताओं में ये कैसे काम करता है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। सही कह रही हैं आप। स्रोत में जो 2 उदाहरण दिए गए ना, द एंग्शियस एम्प्लॉई और द हॉस्टिलिटी लूप, वे इस बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करते हैं। अगर हम उस चिंतित कर्मचारी की बात करें तो मैं एक बहुत ही आम सिचुएशन की कल्पना कर सकती हूँ। हाँ, बताइए कैसी सिचुएशन? मान लीजिए एक कर्मचारी को उसके बॉस का एक नॉर्मल सा मैसेज आता है जिसमें लिखा है, कल सुबह ऑफिस आते ही मेरे केबिन में मिलना। अब एक एक्सपेंसिव एटीट्यूड वाला इंसान इसे एक रूटीन मीटिंग मानकर रात को आराम से सो जाएगा। बिल्कुल, वो ज्यादा सोचेगा ही नहीं। लेकिन ये जो एंग्शियस एम्प्लॉय है ना, वो उस छोटे से मैसेज को एक बड़े खतरे की तरह प्रोसेस करेगा। और उस एक मैसेज के आधार पर उसके दिमाग में पूरी रात एक खौफनाक फिल्म चलने लगेगी। वो सोचेगा कि बस अब तो उसे नौकरी से निकाला जा रहा है या उसकी कोई बड़ी गलती पकड़ी गई है। बिल्कुल। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचेगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से तनाव में होगी। वो बॉस के केबिन में एकदम डिफेंसिव होके घुसेगा। और बॉस इस चीज को तुरंत नोटिस कर लेगा। हाँ, हो सकता है बॉस उसे कोई नया और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट देने के लिए बुला रहा हो, लेकिन इस कर्मचारी की घबराहट और उसके चेहरे के भाव देखकर बॉस को लगेगा कि ये व्यक्ति बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं है। तो बॉस अपना इरादा बदल देगा। एकदम। बॉस उसे कोई सामान्य सा काम पकड़ा देगा और फिर वो कर्मचारी बाहर आकर सोचेगा कि मुझे हमेशा किनारे कर दिया जाता है, मेरे साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है। इस पूरी घटना में ना जिस चीज ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो है उस व्यक्ति की ऊर्जा, यानी एनर्जी। एनर्जी मतलब कोई रहस्यमयी आभा टाइप की चीज? नहीं, कोई रहस्यमयी चीज नहीं। जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ये हमारे माइक्रो एक्सप्रेशंस, हमारी टोन, हमारे उठने बैठने के तरीके और आई कांटेक्ट का एक मिक्सचर है। इंसान बहुत ही सामाजिक प्राणी है। हाँ, हम दूसरों के हाव भाव जल्दी पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले की मानसिक स्थिति को तुरंत भांप लेते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार इस नकारात्मक और डरी हुई ऊर्जा के साथ चलता है तो सामने वाला व्यक्ति अवचेतन रूप से उस तनाव को महसूस कर लेता है और फिर वो खुद भी रक्षात्मक हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठाना बहुत जरूरी लगता है मुझे। क्या ये नजरिया थोड़ा कठोर नहीं है? कठोर किस सेंस में? मतलब मान लिया जाए कि कोई इंसान सच में एक बहुत ही टॉक्सिक वर्कप्लेस में फंसा है, जहां बॉस वास्तव में अत्याचारी है, या कोई व्यक्ति सच में धोखेबाज लोगों का शिकार हुआ है। क्या हर बार ये कहना सही होगा कि ये सब उसके ही दिमाग का फितूर है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या हम पीड़ितों पर ही दोष नहीं मढ़ रहे हैं? इसे तो विक्टिम ब्लेमिंग कहा जा सकता है। क्या एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है, और स्रोत इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता कि दुनिया में बुरे लोग, अन्याय या बुरी घटनाएं नहीं होती। वे बिल्कुल होती हैं। कई बार लोग वास्तव में बुरे हालातों के शिकार होते हैं। तो फिर फर्क कहाँ आता है? रॉबर्ट ग्रीन का तर्क वास्तविक घटनाओं और पीड़ित मानसिकता या विक्टिम मेंटालिटी के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। देखिए, बुरी घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन उस घटना के बाद ये मान लेना कि पूरी दुनिया ही बुरी है या मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, ये एक स्थायी पीड़ित मानसिकता है। ओहो, अच्छा, मतलब एक घटना को अपनी पूरी पहचान बना लेना। बिल्कुल। जब कोई इंसान इस मानसिकता को ओढ़ लेता है ना, तो वो नए और अच्छे अवसरों को भी शक की नजर से देखने लगता है। हाँ, ये बात उस दूसरे उदाहरण द हॉस्टिलिटी लूप से बहुत अच्छी तरह जुड़ती है। अगर कोई व्यक्ति पिछले रिश्ते में धोखा खा चुका है तो वो नए रिश्ते में यही मानकर जाता है कि लोग तो धोखा ही देते हैं। और फिर वो जासूसी शुरू कर देता है। एकदम सही। वो अपने नए पार्टनर के छोटे छोटे मैसेजेस का गलत मतलब निकालता है और हमेशा सफाई मांगता है। ये घुटन इतनी बढ़ जाती है कि उसका नया पार्टनर, जो शायद सच में वफादार था, थककर रिश्ता तोड़ ही देता है। और वो व्यक्ति फिर से यही निष्कर्ष निकालता है कि देखा, मेरा शक बिल्कुल सही था। ये तो ऐसा है जैसे इंसान खुद ही अपनी हार की स्क्रिप्ट लिख रहा है, खुद ही उसे डायरेक्ट कर रहा है और अंत में नाटक के दुखद अंत पर ताली बजाकर कह रहा है कि मुझे तो पता ही था। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने।
दुनिया आमतौर पर किसी व्यक्ति को वैसा ही मान लेती है जैसा वो खुद को पेश करता है। यदि कोई खुद को हर जगह एक शिकार के रूप में दिखाएगा तो समाज से थोड़ी बहुत सहानुभूति तो मिल सकती है, हाँ। लेकिन सम्मान और सफलता नहीं मिलेगी एकदम। और यही पर यह सवाल खड़ा होता है कि अगर ये नकारात्मक एटीट्यूड इंसान को इतनी गहराई तक बर्बाद कर सकता है तो क्या इसे पलटा जा सकता है? क्या उस ऑपरेटिंग सिस्टम के वायरस को सच में डिलीट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि स्रोत हमें साइकोलॉजी की किताबों से बाहर निकालकर सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाता है और एक ऐसा उदाहरण पेश करता है जो न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि इस पूरी थ्योरी का सबसे बड़ा प्रमाण है। आप एंटोन चेखोव की बात कर रही हैं ना? हाँ, रूस के महान लेखक एंटोन चेखोव। उनका बचपन इतनी भयानक गरीबी, हिंसा और एक शराबी पिता के साये में बीता कि उसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। उनके पिता उन्हें बेरहमी से पीटते थे। और उनके परिवार को अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता था। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ऐसे माहौल से निकलने वाला कोई भी इंसान या तो खुद बहुत क्रूर बन जाएगा या फिर वो अपनी पूरी जिंदगी इसी बात का रोना रोते हुए बिता देगा कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ है। चेखोव के पास कड़वा इंसान बनने का हर वाजिब कारण था। बिल्कुल था, लेकिन उन्होंने जो किया वो द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज को पूरी तरह से उलटने का एक मास्टर क्लास है। क्या उन्होंने अपनी इस पीड़ा को अपनी कहानियों का कच्चा माल बना लिया? उससे भी गहरा काम किया उन्होंने। चेखोव ने बहुत ही कम उम्र में ये कठोर फैसला लिया कि वो शिकार नहीं बनेंगे। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि चेखोव ने अपने भाइयों को लिखे एक पत्र में कहा था कि उन्हें अपने भीतर से उस गुलाम को बूंद बूंद करके निचोड़ कर बाहर निकालना पड़ा। बाप रे, ये कितना पावरफुल थॉट है। बहुत पावरफुल है। उन्होंने अपने पिता के उस क्रूर व्यवहार को गुस्से या नफरत में बदलने के बजाय उसे गहराई से समझने की कोशिश की। उन्होंने उस पूरे संघर्ष को सहानुभूति यानी एम्पैथी में बदल दिया। मतलब उन्होंने ये देखा कि उनका पिता खुद किन दबावों का शिकार था। हाँ, पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी और अपनी असफलताओं का शिकार। यानी उन्होंने अपने अत्याचारी पिता को एक दानव के रूप में देखने के बजाय एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जो खुद अपने हालातों से हार चुका था। बिल्कुल, और इसी एक्टिव एम्पैथी ने ना उनके नजरिए को पूरी तरह से खोल दिया। देखिए, जब हम दूसरों को जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा अपना दर्द कम होने लगता है। ये बहुत गहरी बात है। चेखोव का ये रूपांतरण इस बात का सबसे ठोस प्रमाण है कि किसी भी इंसान का अतीत, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, उसका भविष्य तय नहीं करता, बल्कि उस अतीत के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है वो उसका भविष्य तय करता है। चेखोव ने अपने दर्द और आघात की ईंटों से अपने लिए कोई मानसिक जेल नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने विश्व साहित्य का एक ऐसा महल खड़ा कर दिया जो आज भी लोगों को इंसानियत सिखाता है। सच में चेखोव की ये कहानी साबित करती है कि बदलाव बिल्कुल संभव है। लेकिन ये सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है कि इस बदलाव को आम इंसान की असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए, क्योंकि हर कोई तो महान लेखक नहीं होता ना। बिल्कुल, हम सभी अपनी रोजमर्रा की दौड़ भाग में उलझे हैं, जहां ईएमआई का तनाव है, ऑफिस की पॉलिटिक्स है और रिश्तों की अपनी उलझनें हैं। ऐसे में इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बग को फिक्स करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? इसके लिए ना स्रोत के अध्याय के सारांश में बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देने जा रहा है। उसे डर है कि लोग उसे नीचा दिखाएंगे और वो घबराहट का शिकार हो रहा है। तो वो इस सेल्फ सैबोटाज से कैसे बच सकता है? इसी उदाहरण से इन 4 कदमों को समझते हैं। सबसे पहला कदम है दृष्टिकोण की पहचान। उस व्यक्ति को पूरी ईमानदारी से खुद से ये पूछना होगा कि वो उस मीटिंग रूम को किस नजरिए से देख रहा है। मतलब क्या वो रूम एक युद्ध का मैदान है जहां दुश्मन बैठे हैं? बिल्कुल। अगर वो उसे युद्ध का मैदान मानेगा तो उसका शरीर तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाएगा। इससे उसकी सोचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसके बजाय उसे उस रूम को एक प्लेग्राउंड या मैदान की तरह देखना चाहिए जहां उसे कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है। और यहीं पर दूसरा कदम आता है ना, यानी प्रतिक्रिया का नियंत्रण। मान लीजिए प्रेजेंटेशन के बीच में किसी सीनियर मैनेजमेंट के व्यक्ति ने एक बहुत ही तीखा सवाल पूछ लिया। हाँ, तो अब वो सवाल पूछना तो उस व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है। राइट, घटना नियंत्रण में नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया पूरी तरह उसके हाथ में है। वो डिफेंसिव होकर बहस करने लग सकता है या फिर शांति से एक गहरी सांस लेकर उस सवाल को एक फीडबैक की तरह ले सकता है।
एकदम सही। और इस शांति को बनाए रखने में तीसरा कदम बहुत मदद करता है, जो चेखोव ने अपनाया था। एम्पैथी की शक्ति। हाँ, उस तीखे सवाल को एक पर्सनल अटैक मानने के बजाय अगर वो व्यक्ति ये सोचे कि शायद ये सीनियर मैनेजर खुद कंपनी के गिरते मुनाफे को लेकर भारी दबाव में है, इसलिए इतने कठोर सवाल कर रहा है, तो इससे तो उसका अपना गुस्सा और घबराहट तुरंत कम हो जाएगी। जब हम सामने वाले के व्यवहार को उसके हालातों से जोड़कर देखते हैं ना, तो हम खुद को उस नेगेटिव एनर्जी से अलग कर लेते हैं। बिल्कुल। और मान लीजिए कि लाख कोशिशों के बाद भी वो प्रेजेंटेशन बहुत खराब हो गया, तो वहां आता है चौथा और आखिरी कदम, सीखने का भाव या लर्निंग मोड। तो कंस्ट्रिक्टेड एटीट्यूड वाला व्यक्ति घर जाके क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक एक्सपेंसिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति इसे एक गेम की तरह देखेगा। जैसे किसी वीडियो गेम में हारने पर कोई रोता थोड़ी है। वो बस ये देखता है कि कौन सी चाल गलत थी। बिल्कुल, वो इस असफलता को एक व्यक्तिगत हार मानने के बजाय एक डेटा की तरह देखेगा कि अगली बार स्लाइड को कैसे बेहतर बनाना है या कम्युनिकेशन कैसे सुधारना है। जब इंसान इन सिद्धांतों को अपनी आदत बना लेता है ना, तो उसके ओएस का वो बग धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है। और वो असफलता से डरना बंद कर देता है। जब डर खत्म हो जाता है तो आत्मविनाश का वो लूप हमेशा के लिए टूट जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस पूरी गहरी चर्चा का अगर एक निचोड़ निकाला जाए तो रॉबर्ट ग्रीन का ये संदेश बहुत ही स्पष्ट है कि संसार एक दर्पण है, एक विशाल शीशे की तरह है। शीशे की तरह। हाँ, यदि इस शीशे के सामने खड़े होकर उस पर गुस्सा किया जाएगा, उसे मुक्का मारा जाएगा, तो वो क्रोध और चोट ही वापस देगा। लेकिन यदि उस शीशे के सामने मुस्कुराकर खड़ा हुआ जाए तो वो भी बदले में अवसर और सकारात्मकता ही दिखाएगा। हमारी नियति किसी अदृश्य ताकत के हाथ में नहीं है, वो हमारे नजरिए में है। और स्रोत के समापन भाषण में भी इसी विचार को कॉग्निटिव साइंस के चश्मे से बहुत खूबसूरती से रखा गया है। वो क्या है? आमतौर पर समाज में लोग मानते हैं कि देखना ही विश्वास करना है। मतलब जब सफलता दिखेगी तब हम मानेंगे कि सफलता संभव है। हाँ, सीइंग इज बिलीविंग। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। असल में विश्वास करना ही देखना है। बिलीविंग इज सीइंग। जब कोई व्यक्ति ये विश्वास करना शुरू कर देता है कि दुनिया अवसरों से भरी है, तो उसका दिमाग यानी उसका RAS सक्रिय रूप से उन अवसरों को खोजना शुरू कर देता है जो पहले भी वहीं थे लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसका फिल्टर बंद था। बिल्कुल। इंसान कोई साधारण मशीन या मिट्टी का पुतले नहीं है जो बस बाहरी हालातों के थपेड़े खाते रहें। इंसान वो चेतना है जो अपने विचारों से अपनी वास्तविकता खुद बुनते हैं। अपने भीतर के उस आत्मविनाशक को हटाकर उस निर्माता या क्रिएटर को जगाना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। विश्वास करना ही देखना है। ये सच में सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का वास्तविक तरीका है। बिल्कुल साइंटिफिक है ये। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करते हुए स्रोत के बिल्कुल अंतिम हिस्से ने एक और बहुत ही गहरा विचार सामने ला दिया है। एक ऐसा विचार जो सीधे रॉबर्ट ग्रीन के अगले नियम, दमन का कानून या लॉ ऑफ रिप्रेशन और शैडो सेल्फ की तरफ इशारा करता है। ये एक बहुत ही डार्क और दिलचस्प कंसेप्ट है। हाँ, सोचिए अगर हमारा ये जागरूक नजरिया ही हमारी वास्तविकता बनाता है, तो हमारे भीतर के उस छिपे हुए अंधेरे का क्या? वो शैडो सेल्फ, वो दबे हुए डर, ईर्ष्या और इच्छाएं जिन्हें हम दुनिया से तो क्या खुद से भी छिपा कर रखते हैं। वो भी तो अंदर ही हैं। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान की सफलता की सबसे बड़ी रुकावट वो नकारात्मक विचार नहीं है जो वो सोचता है, बल्कि वो गहरा अंधेरा है जिसे वो महसूस करने से भी डरता है? ये एक ऐसा विचार है, एक ऐसा सवाल है जो हम सबके लिए अपने ही भीतर एक नई और शायद थोड़ी डरावनी यात्रा की शुरुआत हो सकता है।